आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डी शेप ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है? जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा कि अगर हमारे पास एक कंपनी हो और दूसरी कंपनी के उसने 50% से ज़्यादा जो है वो शेयर्स परचेज किए हों, तो दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है, तो उनको मिलाकर हम ग्रुप कहते हैं। इस चीज़ को हमने यहाँ पर भी लिख भी दिया कि अगर एक कंपनी ए है, उसने बी कंपनी के 60% से शेयर परचेज किए हुए हैं, तो अब ये बी कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी है और ये जो ए कंपनी है ये पेरेंट कंपनी है, जिसके साथ मैं यहाँ पर पी लिख देता हूँ, पेरेंट कंपनी, और इसके साथ मैं यहाँ पर एस लिख देता हूँ। अब इनको मिलाकर हम ग्रुप कहेंगे। अगर ए कंपनी की एक और कंपनी, यानी हम कहते हैं कि ये सी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर भी इसके हम कहते हैं कि 70% जो है वो शेयर्स हैं, तो ये भी कंपनी इस ए कंपनी के लिए क्या कहलाएगी जी? सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो इन सब को मिलाकर भी हम जो है वो ग्रुप कहेंगे। अब डी शेप ग्रुप क्या होगा उसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। यानी एक कंपनी है ग्रीन लिमिटेड, एक कंपनी है येलो लिमिटेड, एक कंपनी है रेड लिमिटेड। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि ग्रीन लिमिटेड ने येलो लिमिटेड के 60% शेयर्स परचेज किए हुए हैं और जो येलो लिमिटेड है उसने रेड लिमिटेड के 40% शेयर्स परचेज किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर फर्दर जूम करता हूँ कि ये जो ग्रीन लिमिटेड है इसने रेड लिमिटेड के भी शेयर्स परचेज किए हुए हैं, जो कि कितने हैं जी? 25% है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि एक डी की शेप बन रही है, तो इस वजह से हम इसे डी शेप ग्रुप कहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि ग्रुप हमारा पेरेंट और सब्सिडरीज कंपनी को इकट्ठा मिलाकर हम ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ग्रीन लिमिटेड के लिए ये येलो लिमिटेड और रेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनीज हैं भी या नहीं। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की कब सब्सिडी होती है? इस तरह पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि अगर पेरेंट कंपनी का कंट्रोल हो दूसरी कंपनी के अंदर, तो तब वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो एग्जाम पर्पस के लिए हमने ये कंट्रोल अज्यूम किया हुआ है कि अगर एक कंपनी के 50% से जो ज़्यादा शेयर्स अगर हों, तो वो हमारे लिए जो है वो कंट्रोल बना देते हैं। यानी अगर पेरेंट कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो, तो वो उसके लिए सब्सिडरी कंपनी होगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये 50% मैटर नहीं करता। यहाँ पर हम अगर 49% भी हों, लेकिन जो है वो किसी और टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हम अगर ये अज्यूम करें कि दूसरी कंपनी के अंदर कंपनी का कंट्रोल है, हालांकि उसके 50% से भी शेयर्स कम है, तो फिर भी वो उसके लिए सब्सिडरी कंपनी ही होती है। अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो ग्रीन लिमिटेड का 60% जो है वो शेयर्स हैं जो येलो लिमिटेड के अंदर, तो ये जो येलो लिमिटेड है यहाँ पर हम इजीली कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ग्रुप लिमिटेड के ग्रीन लिमिटेड के लिए सब्सिडरी कंपनियां, इसके साथ मैंने यहाँ पर एस लिख दिया है। लेकिन रेड लिमिटेड में ग्रीन लिमिटेड की सिर्फ और सिर्फ 25% शेयर्स हैं, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि येलो लिमिटेड के 40% शेयर्स इसने परचेज किए रेड लिमिटेड के। तो हम इसको इस तरह समझते हैं कि ये जो 40% शेयर्स हैं ये येलो लिमिटेड के हैं अगर, तो येलो लिमिटेड को कंट्रोल कौन कर रहा है? ग्रीन लिमिटेड कर रहा है। अब येलो लिमिटेड की 40% वोटिंग पावर है अगर रेड लिमिटेड के अंदर, तो उस 40% के ऊपर भी कंट्रोल किसका है? ग्रीन लिमिटेड का है। तो इस वजह से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 40% को अगर 25% में प्लस कर दें तो ये 65% बन रहे हैं। तो इस वजह से जो वोटिंग पावर है वो मोर देन 50% है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पर ग्रीन लिमिटेड के लिए रेड लिमिटेड भी सब्सिडरी है, इसको हम फिर कहेंगे सब सब्सिडरी। इसके साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो रेड लिमिटेड इज सब सब्सिडरी ऑफ ग्रीन लिमिटेड। अब जैसा कि पिछली वीडियोस के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि जब सब्सिडरी कंपनी होती है तो जो पेरेंट कंपनी होती है उसकी जो होल्डिंग होती है वो तो होती है, लेकिन उसके साथ हम जो है वो एनसीआई कैलकुलेट करते हैं कि और लोगों का कितना इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर। अब येलो लिमिटेड को देखें तो यहाँ पर 60% अगर ग्रीन लिमिटेड का है तो एनसीआई कितनी होगी जी? 40% होगी। तो लेकिन अब हमने देखना है कि ग्रीन लिमिटेड के लिए यहाँ पर रेड लिमिटेड के अंदर कितनी होल्डिंग है और एनसीआई क्या है। उसके लिए पहले हमने इफेक्टिव होल्डिंग निकालनी पड़ेगी, इफेक्टिव शेयर होल्डिंग।
कि एक्चुअल में कितने परसेंट शेयर जो है वो ग्रीन लिमिटेड के हिस्से में आते हैं जो रेड लिमिटेड के हैं, तो उसको हम इफेक्टिव कंट्रोल कहते हैं। तो 25% तो डायरेक्टली इसने परचेज किए हुए हैं, लेकिन इन 40% में से यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा येलो लिमिटेड के अंदर 60% हमने शेयर्स परचेज किए हैं, तो इस 40 का भी हमने 60% लेना है, 60 डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 24%। जैसा कि हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, 25% में जब वो 24% ऐड होगा तो हमारे पास 49% शेयर्स हैं जो कि ग्रीन लिमिटेड ने रेड लिमिटेड के परचेज किए हुए हैं, कुछ डायरेक्टली और कुछ जो है वो इनडायरेक्टली। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये 49% शेयर्स हैं, जबकि हम कह रहे थे कि कंट्रोल तब आता है जब मोर देन 50% हो। लेकिन उसके साथ हमने एक ये बात भी देखी थी कि ये 50% जो हमने क्राइटेरिया सेट किया ये एग्जाम पर्पस के लिए है, हमने एक्चुअल में कंट्रोल देखना होता है। तो चूंकि हमने यहाँ पर पहले देख चुके हैं कि ग्रीन येलो लिमिटेड की अगर 40% लिमिटेड के अंदर, रेड लिमिटेड के अंदर शेयर होल्डिंग है, तो यहाँ पर जब मीटिंग होगी येलो लिमिटेड जो रिप्रेजेंट करेगी खुद को रेड लिमिटेड के अंदर एज ए 40% पावर के साथ, तो उस 40% के ऊपर पूरे का पूरा जो कंट्रोल होगा, क्योंकि इस 40% में ज़्यादा जो पोर्शन है वो ग्रीन लिमिटेड का है। तो हम यहाँ पर जूम करें कि ज़्यादा जो कंट्रोल है इस 40% के ऊपर, तो ये सारे का सारा जो है वो ग्रीन लिमिटेड का है। तो इस वजह से यहाँ पर कंट्रोल जो है वो 65% है, लेकिन जो इफेक्टिव शेयर होल्डिंग है या इफेक्टिव कंट्रोल है वो 49% है। अब यहाँ पर हम जो है वो अगर रेड लिमिटेड की एनसीआई की बात करें तो वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे जी। एनसीआई इक्वल टू 100% माइनस 49%, तो 51% जो है वो हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि कब ग्रीन लिमिटेड जो है वो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो रेड लिमिटेड को भी उसके अंदर शामिल करेगी, यानी कब ग्रीन लिमिटेड के लिए रेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी बनेगी। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो ग्रीन लिमिटेड ने शेयर्स परचेज किए थे येलो लिमिटेड के, वो परचेज किए थे 1 जनवरी 2017 को, और जो ग्रीन लिमिटेड ने रेड लिमिटेड के शेयर्स भी परचेज किए थे वो भी बिल्कुल इसी डेट को परचेज किए थे 1 जनवरी 2017 को। और जो येलो लिमिटेड ने रेड लिमिटेड के 40% शेयर्स परचेज किए हैं वो इसने परचेज किए हैं 1 जुलाई 2019 को, यानी तकरीबन 2 साल बाद। अब इस डेट से पहले पहले सिर्फ और ग्रीन लिमिटेड ने 25% शेयर्स परचेज किए हुए थे रेड लिमिटेड के, तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा 20% से ज़्यादा और 50% तक अगर शेयर होल्डिंग हो तो वो हमारे लिए एसोसिएट कंपनी होती है। तो 1 जुलाई 2019 से पहले ग्रीन लिमिटेड के लिए रेड लिमिटेड सिर्फ एसोसिएट कंपनी थी, लेकिन जब येलो लिमिटेड ने 1 जुलाई 2019 को शेयर्स परचेज किए 40%, तो अब ग्रीन लिमिटेड का कुछ डायरेक्ट होल्डिंग थी, कुछ इनडायरेक्ट होल्डिंग हुई, तो उससे ग्रीन लिमिटेड का रेड लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल आ गया। तो अब ये इसके लिए एसोसिएट नहीं रही, बल्कि 1 जुलाई 2019 से ऑनवर्ड्स आगे, यानी वो हमारे लिए रेड लिमिटेड जो है वो अब सब्सिडरी कंपनी बन गई, जिसको हमने कहा है जी कि सब सब्सिडरी कंपनी है हमारे लिए। तो इसलिए जो डेट ऑफ एक्विजिशन है हमारी सब सब्सिडरी कंपनी की जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या होगी, वो हम यहाँ पर उसको इस तरह लिखा है कि रेड लिमिटेड इज कंसोलिडेटेड इनटू ग्रीन लिमिटेड ग्रुप अकाउंट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2019, यानी ये कंसोलिडेट कब होगी जी 1 जुलाई 2019 से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि डी शेप ग्रुप क्या होता है, और इससे अगली वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे कि डी शेप ग्रुप हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कैसे बनाएंगे।